हेलो, जैसा कि अपन देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री है ना, वही है ट्रिग्नोमेट्री का वही चैप्टर चल रहा है 6.1 6 चैप्टर एक्सरसाइज 6.1 पार्ट नंबर 5 है ना। तो अपन ने कितने क्वेश्चंस देख लिए थे है ना, 8 तक मैंने करवा दिए थे, 9 आपके ऊपर छोड़ा है। देखो मेरे को सब ध्यान है ना कितने क्वेश्चंस आपके ऊपर डिपेंडेंट छोड़े मैंने, तो जब भी स्कूल्स की तरफ से जो भी ऑर्डर होगा उसके हिसाब से ये चेक करने यदि बुलाएंगे तो मैं देखूंगा है ना। ऐसा मत सोचना कि पढ़ाया सर चले गए छुट्टी वुट्टी है ना, बराबर तुमसे एक कदम आगे ही रहूंगा मैं हर समय है ना। देखो जब भी स्कूल सर बोलते हैं ना स्कूल आने के लिए तो नोटबुक चेक करवानी उन्हें देखूंगा प्रॉपर है ना, कितने सवाल तुम पे डिपेंडेंट छोड़े हैं और कितने मैंने करवाए हैं है ना। तो सवाल देखो इक्वेशन सब सेम है, एक भी इक्वेशन सेम नहीं, देखो हर में वैल्यू रखनी है और सीधा सवाल सोल्व करना है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट अपने क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, ठीक है। तो क्या है 2 10 30, 2 इंटू 10 30 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 1 का 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर है ना। देखो कुछ नहीं है, बहुत इजी है। क्या किया है 2 10 30, तो किसकी वैल्यू रखी 2 का 2 इंटू 10 30 1 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3 है ना। 1 अपॉन 3 क्यों होगा, क्योंकि स्क्वायर है 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर है ना। तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 का बार बार बता रहा हूं मैं है ना, अंडर रूट की जब भी डिजिट मल्टीप्लाई होती है ना, स्क्वायर होती है मल्टीप्लाई, तो क्या ये देखो एक कॉन्सेप्ट देख लो कि जब भी स्क्वायर यदि किसी भी डिजिट का गुणा स्क्वायर मतलब सम संख्या, सम को सम यानी ऑड इवन है ना। तो इवन है ना, इवन नंबर जब भी कोई डिजिट इवन नंबर टाइम मल्टीप्लाई होती है ना, तो हमेशा उसका स्क्वायर पूर्ण मतलब पूरा होगा। समझ में आ रही बात, मतलब पूरा ओपन होगा वो है ना। और यदि वो ऑड टाइम मल्टीप्लाई होती है ना, जैसे क्यूब है ना, तो 2 का क्यूब जब होता है ना, क्यूब कैसे लगता है ऐसे, ये क्यूब लगता है ना, तो ये क्यूब पूरा नहीं खुलता है। समझ मेरी बात है ना, मेथड अलग है इसका पूरा खोलने का है ना। मैं क्या बता रहा था कि जब भी कोई डिजिट 2 टाइम मल्टीप्लाई होती है तो हमेशा उसका आंसर सेम डिजिट आता है ना। अंडर रूट से अंडर रूट कट जाता है, बार बार बता रहा हूँ ये मैं है ना, ताकि दिमाग में बैठ जाए है ना। यूनिक ऐसा नहीं हो कि अंडर रूट 3 स्क्वायर दे रखा है और स्क्वायर उसको ओपन करो तो अंडर रूट 9 कर दो है ना, ऐसा नहीं होता। थोड़ी कॉन्सेप्ट की बात है, ईजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है ना। मेरे एक बात कान में दिमाग बैठा दो कि जब भी अंडर रूट की संख्या अंडर रूट से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर सेम डिजिट आता है ना। एक ही बात ध्यान रखनी, 2 बार मल्टीप्लाई और उसको 1 बार लिखना, बस समझ आ गई बात, कुछ नहीं है। नहीं वही क्या है ना 1 माइनस 1 अपॉन 3 है ना, 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम लेंगे अपन, क्या लेंगे एलसीएम। तो क्या है 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन क्या था 1 माइनस 1 अपॉन 3 1 माइनस 1 अपॉन 3 1 के नीचे 1, ठीक है। नेक्स्ट 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन एलसीएम कितना आएगा 3, फिर से वही 3 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड 3 में 3 का गुणा 1 से 3 माइनस 3 का 3 में 1 का गुणा 1 से 1, तो क्या आएगा नेक्स्ट इज 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 2 अपॉन 3। अब देखो ये डिजिट क्या है 2 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू
जब भी अपोन में कोई डिजिट है ना, तो वो भी अपोन में है ना, अंश बटा हर हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, 2/3। जब भी कोई डिजिट अपोन के भी अपोन में है, तो जब वो एक्सचेंज होकर मल्टीप्लाई में जाती है तो डिजिट भी क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो 2/3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। समझ में आया क्या? 2/3 वैसा का वैसा लिखा है, अपॉन 2/3 है, तो जब भी अपॉन की डिजिट जब भी ट्रांसफर होकर मल्टीप्लीकेशन में जाती है तो 3 अपोजिट हो जाती है, कहने का मतलब है ना। तो 3/2 हो गया, तो यहां पर क्या हो गया, 2 से 2 कट। नेक्स्ट क्या बचा डिजिट, 3/√3। देखो ये फाइनल आंसर नहीं है, इसके आगे आंसर एक और आएगा। क्या आएगा, देखो ये जो 3 है, समझ में आ रही बात, 3 के अपन यदि फैक्टर करते हैं तो 3 के फैक्टर क्या होता है, √3 इंटू √3। समझ आना क्यों होता है, क्योंकि यदि √3 का गुणा √3 से फिर से करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। समझ मेरी बात, देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या है कि नीचे √ की संख्या है और अपने को आंसर फाइनल लाना है ना, ये फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है। ऊपर क्या है, 3 है, और 3 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीचे भी √3 है ना, आगे जाके वो डिजिट कट जाएगी, ठीक है। तो देखो 3 की वैल्यू क्या है, √3 इंटू √3 अपॉन √3 है ना। देखो क्या किया, 3 के फैक्टर किए, √3 इंटू √3, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। वापिस अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही आएगा, 4 नहीं आएगा, 3 ही आएगा, है ना। तो इसलिए अपन ने सवाल सोल्व करने के तरीके से इसको किया है ना। तो फिर क्या होगा, √3 से √3 कट, आंसर क्या बचा, √3। तो फाइनल आंसर क्या है, √3। सब मेरी बात, देखो इजी है सवाल, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। इजी कैसे है, देखो क्या है, 2 10 30/1 माइनस 10 स्क्वायर 30। तो क्या किया अपन ने, 2 इंटू 10 30 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस 1/√3 होल स्क्वायर 30 है, 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, 1/3 क्यों होगा, √3 है बराबर। नेक्स्ट क्या किया, फिर नेक्स्ट अपन ने 2/3, 1/1 माइनस 1/3, ठीक है, 2/3 अपॉन एलसीएम लिया, 3 का डिवाइडेड 1 में 1 का गुणा 1 से, तो 3 माइनस 3 का डिवाइड 3 में 3 का गुणा 1 से 1, 3 का 3 में 1 का गुणा 1, ठीक है। 2/√3 अपॉन 2/3, 2/√3 इंटू 3/2 है ना, 2/3 है, डिजिट जाके एक्सचेंज हो जाएगी। नेक्स्ट 3/√3 इक्वल टू √3 इंटू √3/√3, तो √3 से √3 कट, इज फाइनल आंसर √3 बराबर। देखो समझ में की बात। नेक्स्ट तो नेक्स्ट जो है इक्वेशन, वो थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। क्या चेंजेस है वो देखो आप, देखो जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग, ठीक है। तो x की वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो क्वेश्चंस क्या है, cos x इक्वल टू, देखो इसमें अगर थोड़ा आड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, है ना। स्कूल वाला बोर्ड नहीं है, थोड़ा डिजिटल है, तो डिजिटल के हिसाब से चलता है, थोड़ा देखना पड़ेगा उसमें आपको भी। cos x इक्वल टू cos 60 डिग्री डॉट cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 60 है ये, है ना, साइन 60 एंड साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो अपने इसको क्या करना है, x की वैल्यू अपने को क्या करनी, फाइंड करनी है। तो पहले अपने को इस पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। कोई टफ नहीं है, वही चीज है, वैसे ही करना है जैसा अपन पहले करते आए, है ना। प्रीवियस जो करते आ रहे वही करना है, कोई नई बात नहीं है, है ना। cos 60 की वैल्यू रखनी है, cos 30 की वैल्यू रखनी है, इधर cos 60 की वैल्यू रखनी है और sin 30 की वैल्यू
रखनी है। समझ मेरी बात, क्या नहीं आ रही है? तो देखो cos 60 की वैल्यू क्या है, 1/2 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30, हाँ साइन 60 है, साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 इंटू साइन 30 1/2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या हो रहा है, देखो नीचे की डिजिट सेम है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। √3 का 1 से √3/4 प्लस √3/4। ठीक है, अब नेक्स्ट एलसीएम क्या आएगा, 4 ही आएगा, दोनों डिजिट सेम है। 4 का डिवाइड 4 में 1 का गुणा √3 से √3 प्लस 4 का गुणा 4 में 1 का डिवाइडेड 4 का डिवाइडेड 4 में 1 का मल्टीप्लाई 3 से √3। देखो अब क्या हो रहा है, √3 प्लस √3 गुणा नहीं है, यहाँ पे जोड़ है ना, जोड़ना है यहाँ पे, है ना तो गुणा करना है ना घटाना, कुछ नहीं करना है, ऐड करना है इसको। तो मान लो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो हमेशा जो होती बाहर की डिजिट इसमें जुड़ती है, ऐसा नहीं √3 प्लस √3 √6 लिख लो, है ना, गलत है, ऐसा नहीं होता है। √ के अंदर की संख्या कभी भी नहीं चेंज होती, सेम रहती है। तो मेरी बात, बाहर 1 और √3 प्लस √3 डबल होगा, है ना, 2 √3 होगा, ना कि √6 होगा, है ना, थोड़ी समझने वाली बात है। देखो क्या होगा, √3 प्लस √3 2 √3/4, है ना भाई, 1 और 1 2, √3 का √3 कॉमन रहेगा, ऐसा नहीं √3 प्लस √3 √6 ले आओ, गलत, ऐसा नहीं होगा। सेल्फ कॉमन सेंस थोड़ा यूज करना पड़ेगा, है ना, बहुत जंग लग गया, वैसे भी 4-5 महीने की छुट्टियां पड़ गई है, तो उसको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा आपको। तो √3 प्लस √3 2 √3/4। देखो यहां से अब 2 से 4 2 टाइम, अपने पास क्या बचा, √3/2। ठीक है, देखो अब ये अपने पास आंसर तो आ गया बराबर, x की वैल्यू अपने पास अभी तक नहीं आई है, समझ आ रही बात। तो देखो आंसर अपने पास क्या आया है, cos x इक्वल टू क्या है, √3/2, है ना। तो अब अपने को दिमाग लगाना है कि ये √3/2 किसकी वैल्यू है, जो टेबल मैंने लिखवाया था उसमें से देखना है, याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो देखना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। उसमें से अपने को देखना है कि √3/2 जो है वो किसकी वैल्यू है, साइन 60 की है, साइन 90 है, cos 60 है, cos 30 है, किसकी है, cot इचन कुछ भी, है ना। तो ये किसकी वैल्यू है, cos x इक्वल टू cos 30 डिग्री, है ना। ये जो वैल्यू है √3/2 किसकी है, cos 30 की, है ना। cos से cos उड़ेगा, x अपॉन कितना बचेगा, 30 डिग्री, समझ में आई। तो x इक्वल टू कितना आया, 30 डिग्री है ना, x की वैल्यू 30 डिग्री आई, कितनी आई, 30 डिग्री, समझ में आई। देखो फिर से देख लो, सवाल बहुत सरल है, कुछ है ही नहीं सवाल में करने से ज्यादा, समझ में आई। देख लो क्या किया है, सवाल ने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग, है ना। तो cos x इक्वल टू cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30, है ना। cos 60 की वैल्यू 1/2, 30 की वैल्यू √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2 1/2, है ना। कुछ नहीं किया, इसका इससे गुणा किया, √3 इसका किया 4 प्लस √3/4, एलसीएम लिया 2 √3/4, 2 से 4 कट गया, 2 टाइम √3/4, cos x इक्वल टू √3/2, है ना। यहां पर आके अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना, अपना सेल्फ कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अगर यहीं आके छोड़ दोगे तो लास्ट की जो मेन अपने को आंसर फाइंड करना है वो अपन नहीं निकाल पाएंगे, समझ मेरी बात। cos x इक्वल टू √3/2 बचेगा, cos x अपॉन जो √3/2 है, जो cos 30 की वैल्यू है ना, देख लेना सारणी में अगर नहीं हो तो पता, है ना। cos से cos कट, x की वैल्यू कितनी, √30, समझ मेरी बात, कहीं नहीं आ रही है ना। तो ऐसे ही जस्ट इसके नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है
11 के 3 थे ना, 1 2 3, तो 1 मैंने करा दिया, सेकंड और थर्ड है ना। थर्ड थोड़ा अलग है, मैं बता दूंगा आपको। जो सेकंड है वो आपको करना है ना, तो वो आपको घर पे करना होगा। समझ मेरी बात? देखो पूरा चैप्टर फिर से बता रहा हूं है ना, सिर्फ टेबल के बेस्ड है। टेबल रट लेना, समझते हो? रटना, वो रटनी है टेबल। समझ मेरी बात? रट लेना, नहीं तो बनाना सीख लेना, दोनों ऑप्शन है अपने पास, ठीक है? तो ही सवाल सोल्व होंगे, कोई इलाज ही नहीं है दूसरा, क्लियरली बता रहा हूं। समझ मेरी बात? तो अभी तक कितने क्वेश्चंस हो गए? 11 तक अपने कंप्लीट हो चुके। जो आगे के जो नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस है वो अपन अपना जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अटेंड करेंगे। समझ मेरी बात? थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन द क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज हम हमारे टेंस का लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और वो पार्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। हमने प्रीवियस के जितने भी वीडियोस देखे उसमें हमने प्रेजेंट कंप्लीट कर लिया। पास्ट के तीनों पार्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, और उसको काफ़ी डिस्क्राइब वे में मैंने आपको समझा भी दिया था और होप्स हो कि आपने उसकी प्रैक्टिस भी घर पे की होगी। जो सेंटेंस, जो होमवर्क मैंने यहाँ से आपको डिलीवर किया था कि आपको 2 वर्ब्स के साथ टेंस लेने हैं और उनकी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर उनके सेंटेंसेस भी डेवलप करने हैं। अब हम आज ले रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब ये टेंस यूज कहाँ पे होता है? Words that start in past and continue in past and ends on a particular time given. ऐसा टेंस जो पास्ट से शुरू हो रहा है और पास्ट में ही खत्म भी हो रहा है, लेकिन जो जहां पे खत्म हो रहा है वहां पर उसका पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ होता है। तो वो इस तरह के सेंटेंसेस जो भी होंगे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आएंगे। हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं पॉजिटिव का। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म NING। ऑब्जेक्ट फॉर एंड सिंस एंड टाइम। फॉर एंड सिंस ये वर्ड हम पहले भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ चुके हैं। डिस्क्राइब वे में फिर से मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, सिंस अ पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब वैसे भी कर दिया था। हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैड बिन स्टडिंग फॉर 2 hours, वो 2 hours से पढ़ रहा था। आई हैड बिन सिटिंग इन द पार्क सिंस यस्टरडे नाइट, मैं कल रात से पार्क में बैठा हुआ था। तो ये जितने भी डिस्क्राइबिंग फॉर और सिंस का भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया था। फॉर पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पर फिक्स टाइम है, हमें आइडिया है कि कब कहाँ पे एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम हमें डिस्क्राइब हो रहा है। अब हम दूसरा, इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस विथ सिंस और फॉर ऑल्सो गिवन अ क्लॉज। अब इन फॉर और सिंस के अलावा एक क्लॉज ऐड होता है। क्लॉज क्या होगा? क्लॉज कैसे ऐड होगा? जैसा कि हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ा था ना कि बिफोर और आफ्टर, यानी कि 2 टेंसेस का हम साथ में यूज कर रहे हैं। जहां पर बिफोर आ रहा है उसके बाद की जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस, जो सेकंड एक्टिविटी हो रही है हमारी, उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, और जो फर्स्ट वर्क हमारा कंप्लीट हो रहा है उसमें हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो यहाँ उसको जो एक सेकंड पार्ट ऐड होता है उसको हम क्लॉज कहते हैं। यहाँ पर भी एक क्लॉज ऐड हो रहा है, व्हेन ही केम, जब वो आया। आई हैड बिन वॉचिंग TV फॉर 2 hours, मैं उस टाइम पर जब वो आया तब मैं 2 घंटे से TV देख रहा था। नाउ नेगेटिव सेंटेंस में मैंने पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिखा है, सिर्फ मेंशन कर दिया है कि हैड नॉट बीन यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ING। एक एग्जाम्पल से इसको शो भी कर दिया है। इट हैड नॉट बीन रेनिंग टुडे सिंस मॉर्निंग, आज सुबह से बारिश नहीं हो रही थी।
तो ये जितने भी, अब मुझे ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही आप लोगों को, क्योंकि पहले भी मैं टेंस पूरा वे में समझा चुकी हूँ। इंट्रोगेटिव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ING। हैड योर ब्रदर बिन बाइंग टॉयज फॉर 2 hours yesterday? क्या तुम्हारा भाई कल 2 घंटे तक टॉयज खरीद रहा था? तो ये यहाँ पर हमने पास्ट का जो पूरा स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट किया। पास्ट की इम्पोर्टेंस में पहले वाले वीडियो में बता चुकी थी कि हमें जितने भी इंसिडेंटल चीज़ें डिस्क्राइब करनी होती है वहाँ पे पास्ट की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। हम स्टोरी टेलिंग करते हैं, हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, इन सब में हमें पास्ट की ज़रूरत पड़ती है। नाउ नेक्स्ट, द लास्ट पार्ट ऑफ टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर, जैसा कि हमने प्रेजेंट में पढ़ा था कि एक हिंदी वर्जन जो रहा था, रही थी, रहे थे, या पास्ट जिसमें रहा था, जो था वर्ड होगा। अब यहाँ पर इसको कैच करने के लिए जो एक सिंपल सा वर्जन है कि होगा, फ्यूचर यानी कि जो आने वाले टाइम में होने वाला है, जो आगे फ्यूचर में होगा, इस टाइप के सेंटेंसेस जो होंगे वो फ्यूचर टेंस में आएंगे। फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो विल और शैल लगेगा। शैल जैसा हम अब तक पढ़ चुके हैं, काफ़ी सारी बुक्स में आई और वी के साथ शैल का यूज होता है। रेस्ट ऑफ जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ ही, शी, दे और यू का यूज होता है। अब फ्यूचर टेंस जो होगा वो यूज कहाँ पर होगा, उसके यूज कहाँ पर होंगे, तो यूज के लिए मैं बता देती हूँ। फ्यूचर इंसिडेंट्स, फ्यूचर की आप कोई कल्पना करते हैं, कोई फ्यूचर में कि कल मैं क्या करूँगा या मैं आने वाली मेरी क्या प्लानिंग है, उन इंसिडेंट्स के लिए हम फ्यूचर सेंटेंसेस को यूज करते हैं। इंटेंशन, उद्देश्य, हम उद्देश्य पहले से तय करते हैं कि कल मैं ऐसा करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा। तो अगेंस्ट वन प्लानिंग। लाइक्लीहुड एंड सजेशंस, हम किसी को सजेशंस देते हैं तब भी हम हमारे फ्यूचर के, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम एग्जाम में पास हो पाओगे। तो ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं ये फ्यूचर टेंस में आती हैं। हम फटाफट से इनके तीनों स्ट्रक्चर्स मैंने जो साथ में लिख रखे हैं अभी देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेस्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेस्ट ऑफ सेंटेंस, एंड विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेस्ट ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल से एक साथ ही डिफाइन कर रखा है। आई शैल राइट अ लेटर, आई शैल नॉट राइट अ लेटर, एंड शैल आई राइट अ लेटर। ये पूरा टेंस मैंने एक छोटे से पार्ट में डिफाइन कर दिया आपको। वंस अगेन एक और एग्जाम्पल से मैं फिर से डिस्क्राइब कर देती हूँ। यू विल रीड अ बुक, तुम पढ़ने वाले हो या पढ़ना होगा कोई बुक को। यू विल नॉट रीड अ बुक, तुम आगे जाके नहीं पढ़ोगे बुक। विल यू रीड अ बुक, क्या तुम पढ़ने वाले हो बुक। तो ये पूरा फ्यूचर सिंपल। और जब हम इंग्लिश ग्रामर यूज करते हैं तो मोस्ट ऑफ जो टेंस हमारे साथ चलते हैं वो होते हैं प्रेजेंट और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक और टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर का यूज़ हम बहुत इमेजिनेशन के लिए या बहुत फ्यूचर प्लानिंग के लिए कुछ पर्टिकुलर पार्ट में करते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ जो हम इंग्लिश में जब वर्क करते हैं तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस का ही ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पर एक लास्ट टेंस जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ फ्यूचर कंटिन्यूस, उसकी भी एक हाईलाइटेड मैंने डाल रखी है कि फ्यूचर कंटिन्यूस यानी कि फ्यूचर में रहा होगा, क्या कर रहा होऊंगा, यानी कि कल मैं इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या कर रहा होऊंगा या क्या कर रही होंगी, उसके लिए हम फ्यूचर के सेंटेंसेस डेवलप करते हैं। हालांकि इस टेंस की ज़्यादा यूज़ होती नहीं है, फिर भी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, रेस्ट ऑफ सेंटेंस। आई शैल बी लर्निंग माई लेसन, मैं मेरा लेसन कर रहा हूँगा। कब, टाइम का मेंशन कुछ नहीं है। शी विल बी राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रही होगी, यानी फ्यूचर, शायद लिख रही होगी। कोई यहाँ पर एक फिक्स नहीं है कि उसके पास वर्क है या नहीं है, या फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि वो इसी टाइम पे कर रही होगी।
नेगेटिव द सेम प्रोसेस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. I shall not be reading in the class. They will not be teaching the boys. Interrogative will shall सबसे पहले, जैसा हम हमेशा ही करते हैं, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing. Will he be learning his lesson? क्या वो अपना लेसन लर्न कर रहा होगा? Shall I be going to my village on foot? क्या मैं अपने पैरों पर अपने विलेज जाऊंगा? तो ये यहाँ पर हमने सारे टेंस हमारे ख़त्म कर लिए हैं. आपको वर्क में डेली यहाँ से दे रही हूँ कि आपको 2 वर्ब्स के साथ में टेंस की प्रैक्टिस करनी है और सेंटेंस मेकिंग को कंटिन्यू करना है. ये टेंस का पार्ट यहाँ ख़त्म हो रहा है. अब हम नेक्स्ट क्लास में हमारी बुक जो गोल्डन रेज है उसको स्टार्ट करेंगे और गोल्डन रेज की हम फर्स्ट पोएम रिस्क जो जेनेट रेंड ने लिखी है उसको पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट क्लास में जब भी आप नेक्स्ट आपकी ऑनलाइन क्लास लगेगी तब आप अपने साथ अपनी बुक गोल्डन रेज अपने साथ लेके बैठे ताकि जब मैं यहाँ से पोएम पढ़ाऊँ तो आप भी वहाँ पर अटेंशन कर सके. थैंक यू. तो कल हमने देखा था संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में. उसका मैं आज विस्तार से आपको विधिवत तरीके से पढ़ाऊंगा कि कैसे कार्बन और उसके यौगिकों का नामकरण किया जाता है, किस पद्धति के अनुसार इनका नामकरण किया जाता है. तो उन विशेष मुख्य 3 पद्धतियों के माध्यम से हम कार्बन और उसके यौगिकों का नामकरण करेंगे. डायरेक्ट हम संतृप्त असंतृप्त पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम जो नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है, जो नामकरण का एक रूल है, उस नामकरण के सिस्टम के अंतर्गत रहते हुए हम कार्बन और उसके यौगिकों का नामकरण करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 3 पद्धतियां हैं, जिन 3 पद्धतियों के माध्यम से कार्बन और उसके यौगिकों का नामकरण किया जाता है, वो 3 पद्धतियां कौन कौन सी हैं. पहली पद्धति का नाम है रूढ़ पद्धति. कौन सी? रूढ़ पद्धति यानी ट्राइबल सिस्टम. ट्राइबल सिस्टम. दूसरी पद्धति है व्युत्पन्न पद्धति. जिसको बोलते हैं डिराइव सिस्टम. डिराइव सिस्टम. और तीसरी पद्धति आती है IUPAC सिस्टम. IUPAC सिस्टम जो इन कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की सबसे मुख्य पद्धति है, सबसे मुख्य सिस्टम है, सबसे मुख्य रूल है, जिसके अंतर्गत सर्वाधिक कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया गया है. अब ये रूढ़ पद्धति क्या है, मैं एक सिंपल तरीके से आपको बता दूं कि हमारे गांवों के अंदर जो विलेजर्स हैं या विलेज जो हैं, जो ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल सिस्टम मतलब ट्राइबल एरिया, आपको नाम जोड़ दूंगा आपको. ट्राइबल सिस्टम ट्राइबल एरिया से आया हुआ है, जिसमें रूढ़िवादी सिस्टम, जिसमें हम कार्बनिक चीजों का इस्तेमाल भरपूर रूप से करते थे, लेकिन हम उनके बारे में जानते कुछ भी नहीं थे कि कार्बन आखिर इन पदार्थों में है या नहीं है. जैसे गोबर गैस. क्या? गोबर गैस जानते हैं सब. गोबर गैस के बारे में आजकल बहुत बड़े बड़े प्लांट लगाए जाते हैं गोबर गैस के. मार्स गैस जिसे बोलते हैं, जो दलदल की वजह से पैदा होती स्मेल है, उसमें जो बदबू आती है दैट इज मेथेन. वो मेथेन गैस कहलाती है. उस मेथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4, जो गोबर गैस का प्रमुख सोर्स है. यहां से गोबर गैस मिलती है. यही गोबर गैस है जो आप स्मेल सूंघते हैं, जो आपको स्मेल आती है, जो बदबू आती है, वो गोबर गैस जिसे कहते हैं आपको मेथेन गैस है. ये मेथेन गैस ट्राइबल सिस्टम यानी रूढ़ पद्धति के अंदर गिनी जाती है. फिर जैसे अपन बात लें फॉर्मिक अम्ल, जैसे एक चींटी का डंक होता है, इसका डंक मारने पर हमारे सूजन आ जाती है. वो क्या करती है, हमारी बॉडी के अंतर्गत
एक अम्ल का स्त्राव कर देती है, उस अम्ल के स्त्राव का नाम है फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल क्या है? HCOOH। ये जो एक अम्ल है इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, और ये अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। जब मधुमक्खी काटती है या चींटी काटती है तो हमारे उस स्थान पर सूजन आ जाती है। क्यों आ जाती है? इसका बिहाइंड रीजन ये है कि वो हमारे शरीर में एक अम्ल का स्त्राव कर देती है, और उस अम्ल का नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। और वो फॉर्मिक अम्ल हमारे शरीर में जाने के बाद रिएक्शन के माध्यम से हमारे शरीर में एक सूजन निर्मित कर देता है। अगर उस सूजन को हमें तुरंत हटाना है तो हम वहाँ बेकिंग सोडा का वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उस बेकिंग सोडा से वो सूजन उतर जाती है। तो फॉर्मिक अम्ल भी एक कार्बन का सोर्स है, एक कार्बन का कंपाउंड है। ये भी आप रूढ़ पद्धति के अंदर जानते हैं। लैक्टिक अम्ल, जो दूध से दही जब बनता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल कहते हैं, वो भी एक कार्बन का सोर्स है। तो कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास ऐसे हैं जो रूढ़ पद्धति के अंदर गिने जाते हैं। तो वो कार्बन के ही सोर्स है, कार्बन वहीं में है, कार्बन उनमें उपस्थित है, तो रूढ़ पद्धति के अंतर्गत इनके नामकरण किया जाता है। एक पद्धति आती है व्युत्पन्न पद्धति। तो इसी रूढ़ पद्धति के जो नाम पढ़े थे अपन ने, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मेथेन, कास्ट स्प्रिट, लकड़ी की बदबू, ये सारी जो चीजें हैं, मेथेनॉल जिसे बोलते हैं CH3OH, क्या बोलते हैं? CH3OH मेथेनॉल, या इसकी जो बदबू है कास्ट स्प्रिट, यानी लकड़ी के अंतर्गत जो गैस बनती है वो ये कास्ट स्प्रिट है। तो ये सारी रूढ़ पद्धति के अंदर आती है, और इसी का सरल व्युत्पन्न जो होता है वो आपके व्युत्पन्न पद्धति में गिना जाता है, और उसी के नामकरण से डिराइव सिस्टम बन जाता है। डिराइव यानी निर्मित करना, व्युत्पन्न करना, बनाना, ये सारा इस पद्धति के अंदर गिना जाता है। सबसे मुख्य पद्धति जो आती है आपकी IUPAC सिस्टम। इस सिस्टम के अंतर्गत सर्वाधिक कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया गया है, और कार्बनिक यौगिक पढ़ने की सबसे उपयुक्त और सबसे उपयोगीशाली विधि जो है वो IUPAC सिस्टम है। अब ये कई बार तो एक छोटे प्रश्नों के रूप में भी पूछ लेते हैं 10th बोर्ड के जब एग्जाम होते हैं। तो पहला प्रश्न ये कई बार किया जाता है, IUPAC का पूरा नाम लिखिए, ऐसा नाम प्रश्न पूछा। कई सारे लड़कों को आता भी नहीं है, क्योंकि इजी वे में इसको पढ़ने जाते हैं बच्चे, इंटीरियर पढ़ लेते हैं और नाम उसका फुल फॉर्म हमें पता ही नहीं। तो IUPAC सिस्टम क्या है? इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एंड प्रयुक्त रसायन संघ। क्या नाम हो गया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एंड ये एंड से रिलेटेड नहीं है, एंड अप्लाइड से रिलेटेड है। एंड केमिस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एंड प्रयुक्त रसायन संघ, ये इस IUPAC का पूरा नाम है। इस IUPAC सिस्टम के थ्रू अपन हम कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पढ़ने के मुख्यतः 3 नियम हैं IUPAC सिस्टम के, वो 3 नियम आपको बता देता हूं। IUPAC इसका नामकरण कैसे होता है, कैसे इस सिस्टम को पूरी तरह पढ़ा जाता है, कैसे इनके कार्बन के यौगिकों का नामकरण करते हैं। इसके मुख्यतः इसको पढ़ने के लिए आपको सबसे मुख्य बातें जो मैं बताऊंगा अभी, वो मुख्य बातें आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर केमिस्ट्री की एक गिनती भी चलती है, 3 मुख्य बातें भी चलती हैं। वो गिनती जो मैंने आपको बंद वाला सिद्धांत बताया था, वो सिद्धांत, ये सारी बातें जो हैं ये इस IUPAC सिस्टम के अंदर मुख्य रूप से आती हैं। तो आपको पहले वो सारी चीजें याद करनी पड़ेगी जो इसके लिए मुख्य नियम बनकर आती है। इस IUPAC सिस्टम के अंतर्गत 3 मुख्य जो बातें हैं मैं आपको बता देता हूं। पहली बात जो है इसकी कि कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या से क्या लगाना है आपको? उपसर्ग। उपसर्ग यानी प्रीफिक्स। जो प्रीफिक्स लगेगा वो कार्बन की संख्या से लगेगा। अब आप सोचेंगे कि सर ने कार्बन की संख्या मतलब, तो कार्बन की संख्या के लिए मैं आपको C1 से लेकर C10 तक, C1 से लेकर C10 तक मैं आपको एक गिनती लिखूंगा। उस गिनती को आपको याद कर लेना है, कुल मिलाकर रट लेना है उसको। उसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, उसको क्या समझना मैं बता दूंगा, लेकिन उसको आपको याद कर लेना है। C1, C2, C3, C4, C5, C6,
C7, C8, C9 और C10। ये जो 10 संख्याएं लिखी है मैंने यहाँ, 1 से लेकर 10 गिनती जो लिखी है, इन 10 गिनती को आपको याद कर लेना है। यहीं से कार्बन की संख्या को लेते हुए आपको उपसर्ग लगाना है। आप हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय पढ़ते हैं तो उपसर्ग आगे लगे, प्रत्यय पीछे लगते हैं, ये सब जानते ही हो आप। तो प्रीफिक्स सफिक्स कैसे यूज किए जाते हैं वो आप सबको नॉलेज है। C1 मीन्स होता है मैथ, METH, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, और डेका। ये कार्बन की 1 से लगाकर 10 तक की गिनती है, जिसे आप याद कर लेंगे। अगर ये याद है तो ही आप कार्बन की संख्या के आधार पर उपसर्ग का इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर इनमें से एक भी संख्या मिस है या आपको याद नहीं है तो आप आगे का नाम जोड़ ही नहीं पाएंगे, तो कार्बन का नामकरण होगा ही नहीं। आप जानते हैं नामकरण होता क्या है, नामकरण करने के पीछे एक रीजन क्या होता है कि नामकरण क्यों किया जाता है। सबसे पहली चीज मैं आपको एक नोटिस करा दूं, नामकरण होता क्या, आखिर नामकरण क्यों किया जाता है, नाम क्यों रखते हैं, या नामकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अपन लेसन तो पढ़ रहे हैं कार्बन का नोमेनक्लेचर या कार्बन का नामकरण, तो नामकरण किया क्यों जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है। जैसे हम सबके भी नाम है ना, किसी का नाम जीनल है, किसी का नाम, बहुत सारे बच्चे हैं, सौम्या है ना, हीना है, कई सारे बच्चे हैं, तो दो दो नामों वाले, जैसे जीनल कोठारी, जिगर कलाल, ऐसे कई सारे बच्चे हैं। तो उनका एक आगे का नाम है, एक पीछे का नाम है, तो एक सरनेम है, एक अपना नेम है। तो उनके पीछे रीजन क्या है, ऐसा नाम रखा क्यों गया। तो नामकरण करने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा क्या होता है, किसी भी चीज की एक पहचान बनती है, उसको एक पहचान मिलती है। हम जानते हैं दुनिया में ऐसा कोई भी एक भी मटेरियल नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। मिट्टी, पत्थर, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि पेड़ पौधों में आप अलग अलग फलों को देखते हैं, अलग अलग फलों का नाम बताते हैं, है ना। जानवरों के भी अलग अलग नाम है, कोई कुत्ता है, कोई घोड़ा है, कोई हाथी है, कोई बैल है, कोई बिल्ली है। पशु पक्षियों के बहुत सारे नाम है, कोई तोता है, कोई कबूतर है, कोई कोयल है, कई सबके अपने अपने अलग अलग नाम है, जिससे आपको उसकी एक पहचान बनती है। जैसे मैं आपको किसी का नाम लेता हूँ, आपके दिमाग फट से एक इमेज बन जाती है। मैंने कहा घोड़ा, तो आपके दिमाग में घोड़े की इमेज बन जाती है, क्योंकि उसका नाम घोड़ा रखा गया, घोड़ा है, तो उसकी एक पहचान बन जाती है। तो नामकरण करने के पीछे हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि किसी भी वस्तु या किसी भी चीज का या किसी भी तत्व का एक पहचान बन सके। जैसे मैं कहता हूं सोना, सब जानते हैं गोल्ड के बारे में, है ना। तो गोल्ड क्या चीज है, एक पहचान बन जाती है, चमकीली वस्तु, पीले कलर की वस्तु, है ना, आभूषण बनाने वाली चीज। तो कई सारी चीजों के ख्याल हमारे दिमाग में उसी समय पुटअप हो जाते हैं, उसी समय ख्याल बन जाते हैं कि आखिर ये चीज ऐसी होती है। जिस चीजों को आपने कभी देखा नहीं है और मैं कोई ऐसा नाम ले लूं तो आपके दिमाग में वो पिक्चर नहीं बन पाती। तो नामकरण करने के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है किसी भी वस्तु को उसकी पहचान देना। तो इसी तरह कार्बन ने जिसके साथ संयोग किया है उसको भी उसकी एक पहचान मिल सके, उसके लिए हम इसका नामकरण करते हैं। तो कार्बन की संख्या को देखते हुए उसका उपसर्ग लगाना। दूसरी बात, बंध के आधार पर, बंध के आधार पर प्रत्यय, प्रत्यय जानते हो, पीछे का नाम, बंध के आधार पर प्रत्यय लगाना।
तो बंध के आधार पर प्रत्यय जब लगाया जाता है तो अब प्रत्यय हो गया और उपसर्ग हो गया। अब दो चीजें मिल गई। तो हम जानते हैं कि नामकरण में दो चीजों का मुख्य रोल होता है, एक नेम एक सरनेम। तो उपसर्ग आ गया, प्रत्यय आ गया, तो उपसर्ग प्लस प्रत्यय जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नामकरण। अब ये बंध कहां से लाएंगे, बंध क्या होता है ये आपको अब पढ़ेंगे अपन, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध के बारे में अगली जब अपनी क्लास होगी तो उसके बंध कैसे लगाते हैं, प्रत्यय कहां से लेते हैं, प्रत्यय लेने का आधार क्या है, बंध लेने का आधार क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जब अगली क्लास हमारी होगी। यहीं से हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। धन्यवाद। Good morning, students. In our previous video, we studied about the decline of Mahajanpads, and there were many reasons behind the decline of Mahajanpads. And as we had discussed, due to mutual conflicts, political misunderstandings, the wish of expansion of the kingdom, and these were some factors that were responsible for the decline of Mahajanpads. Now, after Mahajanpads, decline of Mahajanpads, there was, as I told just now, that one of the most powerful reason of decline of those Mahajanpads was expansion policies of rulers. So in this continuity, today we will start with Mauryan dynasty. In which condition did Mauryan dynasty was established in ancient India? What were the conditions? And what was the time? Who were the rulers? And how did Chandragupta Maurya emerged in the scenario of ancient India? So let's start. First of all, I would like to say that whenever my social science class is online, try to listen what I am speaking with the help of your headphone, and don't try to watch the video. Just open your book and see in the video which page I am going to. And if you don't see, then also you will able to hear the topic which I am reading. So what will happen that when I am reading the topic, you can also at the same time go through with the lines, and it will more helpful, and you will be able to understand the facts more easily. So our first topic is establishment of Maurya dynasty. Around 326 BCE, if you remember what is the meaning of BCE, before Christ era, a despotic ruler. If you see the word despotic, now despotic means Nirankush, the king who cannot be controlled, अपनी मनमानी करता है, जिसको बोलते हैं ना निरंकुश. And in this निरंकुश word there is a word अंकुश. You know, महावत होता है हाथी का. Elephant is a very big huge animal. उसको कंट्रोल करने के लिए एक अंकुश होता है जो उसके सिर के ऊपर महावत रखता है. So Ankush means to is a equipment used to control the elephants, and Nirankush का मतलब होता है मनमानी करने वाला, who cannot be controlled by anyone. A despotic ruler of Nand dynasty, and his name was Ghananand. His name was Ghananand. Ruled upon the royal throne of Magad. So basically we are talking about Magad. Ghananand was ruler and he was despotic. At that time, northwest India, this is north of India and west. Yesterday I told about Rajasthan, from where the Greek invaders, यूनानी आक्रमण करने वाले आते थे. Northwest India was terrified by Alexanders. You know, Alexander को हिंदी में सिकंदर कहते हैं. वो बार बार भारत का आक्रमण कर रहा था. By Alexander's invasion. Invasion means हमला. The subjects. In my previous class I told you what is meaning of subject. Subject means praja, janta, log, were suffering from the atrocities. Atrocities means अत्याचार, राजा का अत्याचार. From the atrocities of their king,
people of the state were dissatisfied with him. उससे लोग असंतुष्ट थे. क्यों असंतुष्ट थे? उसके अत्याचार क्या थे? ड्यू टू एक्स्ट्रोबिटेंट बर्डन ऑफ टैक्सेस, अनगिनत टैक्सेस उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर डाल रखे थे. In such condition, Magad was in need of a person. See, in Magad, the scenario was that people were totally dissatisfied with Ghananand, and they wanted a new ruler who can really do welfare for them, rule for them, and give them security and safety. Need of such a person who could eliminate the problems, जितने भी टैक्स की प्रॉब्लम थी वो सारी हटा दे, उनकी सुरक्षा करे, which had risen due to foreign invasions, and establish the ideals of an all-powerful ruler by uniting the state. सबसे बड़ा खतरा to the people living in Magad was the foreign invasions, बाहर से आक्रमण होने वाले. The king was not so much powerful to resist the invasions. उनके हमलों को वो बचा नहीं पा रहा था. तो लोग चाह रहे थे कि कोई एक ऐसा राजा आए जो हमको इस संकट से उबारे, टू कम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन. इन नो टाइम कौटिल्य, इफ यू रिमेंबर द नेम कौटिल्य, व्हाट इज हिज एक्चुअल पॉलिटिकल नेम? हिज पॉलिटिकल नेम इज चाणक्य, बट हिज एक्चुअल नेम इज कौटिल्य. Kautilya's student Chandragupta emerged on the political empyrean of India. भारत के नक्शे पर चंद्रगुप्त का नाम आया, and he established a new dynasty called Maurya dynasty. Remember, in this first paragraph, the topic is establishment of Maurya dynasty. But question to remember is that before Chandragupta Maurya, it was Nand dynasty. Okay, so remember it, that Chandragupta Maurya established Maurya dynasty, but previously it was Nand dynasty and the ruler was Ghananand. So in this paragraph, what the things were to remember? What was the name of the first dynasty in 326 BCE? It was Nand dynasty. The ruler was Ghananand. Subjects, Praja. Why they were dissatisfied? Because of foreign invasion. Who was the invader? It was Alexander. From which country? Greece. Yunan बोलते उसको. And who was the person who inspired Chandragupta to establish his dynasty? It was Kautilya. So these were the main points to remember. Now we move on to the next point. As you can see, Chandragupta Maurya 322 to 298 BCE. The time is descending. Okay. With the help of his guru Kautilya. Now you can see in the bracket the political name of that guru is written. It's Chanakya. Chandragupta ascended the royal throne of Magad at the age of 25. I think you will be able to just understand what I am reading. 25 साल की उम्र में राज सिंहासन पे बैठ गया, ऐसे ही जाके नहीं बैठ गया था. When we read this type of things in history, that a particular king assassinated the other king and he took over the kingdom, ऐसा नहीं होता है. खून की नदियां बह जाती है. A very big struggle goes in the gaining of power. Chandragupta Maurya established the first pan-India empire. Pan, एकीकृत, पूरा एक ही बना दिया होता उसने. And previously, as we all know, there were small princely states, छोटे छोटे रियासतें, छोटे छोटे powerful kings थे. Somewhere powerful, somewhere weak, so somewhere protected by powerful kingdom. चलता रहता था. But he was the first man who had the vision of a pan-India, बृहद भारत. उसने सोचा था. It was Chandragupta Maurya. In 305 CE, he defeated the Greek ruler Seleucus Nictor. Underline the word Seleucus Nictor. उसने उसको हरा दिया था. अब हराने के बाद क्या हुआ था? See how Chandragupta Maurya enlightened the faith, or how he won the faith of people. अपने लोगों का मन कैसे जीता उसने? He defeated Seleucus Nictor. उसने पहले ग्रीक इन्वेडर को हरा दिया था. After entering into alliance, you know alliance क्या होता है? Alliance होता है समझौता. किसके साथ हुआ? With Chandragupta Maurya and Seleucus Nictor. क्या किया उन्होंने? This is very important one.
Seleucus took 500 elephants from Chandragupta. 500 हाथी लेके गया and surrendered eastern Afghanistan, Baluchistan and the region to the west of river Indus to Chandragupta Maurya. 500 हाथी लिए, उसके एवज में उसने पूरा, as I told you, see, this is the north of India and northwest frontier means this side. तो इधर अफगानिस्तान है ऊपर, and then just below Afghanistan is Baluchistan and where the river Indus flows. वहीं पर सिकंदर का पोरस से, अलेक्जेंडर विद पोरस, दे हैड अ वॉर, इफ यू रिमेंबर ये दिस इंसिडेंट्स. तो ये वो वाला एरिया था, वो पूरा दैट गॉट अगेन इट वाज सरेंडर्ड टू चंद्रगुप्त मौर्य. देन नाउ सी, व्हेनेवर टू किंग्स कम इनटू अलायंस, द मेन पॉइंट इज ऑफ हाउ दैट अलायंस इज ट्रस्टवर्दी. एक दूसरे पे भरोसा कैसे करें. Giving 500 elephants or receiving 500 elephants does not give the surety that the alliance will be successful. तो उसको और पक्का करने के लिए what they did, that Seleucus also got his daughter married to Chandragupta. चंद्रगुप्त के साथ अपनी बेटी की शादी करा दी उसने. And sent Megasthenes, remember this name, Megasthenes, as his ambassador. What is ambassador? दूत. In Chandragupt's court. क्या कर दिया उसने? चंद्रगुप्त से he married his daughter to Chandragupta and again just to watch what is going on. तो उसने मेगास्थनीज को अपना एम्बेसडर बना के, दूत बना करके वहां पर भेज दिया. Parts of Kabul, Herat, Kandahar, Baluchistan, Punjab. Now this Punjab is not our Punjab. This Punjab is Pakistan Punjab. Plains of Ganga and Yamuna. In present day we call it Uttar Pradesh and Bihar. Bihar, Bengal, Gujarat. You can see the expansion of Chandragupta Maurya's pan India. It was whole of the north, half part of east, major of west. And Kashmir were included in the great kingdom of Chandragupta. It is known from the Tamil treatise Annanuru and Munanuru that Chandragupta invaded South India also. See, when we will talk about ancient India or medieval or modern India, always remember, very few kings in history ever thought to invade southern India. दक्षिण भारत में बहुत कम ऐसे राजा थे जो पहुंचे थे. Only the one was Shivaji. Shivaji Maharaj was the only one, and second one was Tipu Sultan, who fought with Britishers with the help of Francis. This thing we will learn in next chapter. But in ancient India and medieval India, what was that? That whoever conquered the North India and particularly in medieval period, Delhi, whoever conquered Delhi, उसका ऐसा माना जाता था that he had conquered whole India. चलिए. In his old age, now see the time is passing by, he took initiation to Jain religion. Chandragupta Maurya adopted the Jain religion from Bhadrabahu. You have to underline this thing. In 298 BC, he died in Shravan Belgola. Remember, it is one of the most important pilgrimage of Jainism in Mysore. थ्रू फास्टिंग, यू नो फास्टिंग, उपवास करके उसने अपना अंतिम समय निकाला. सो दिस वाज अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य. इफ यू कैन अगेन वी हैव, आई वुड लाइक टू हैव अ शॉर्ट रिव्यू ऑफ दिस पैराग्राफ. फर्स्ट वन, कौटिल्य, द पॉलिटिकल नेम ऑफ हिज गुरु वाज चाणक्य. देन चंद्रगुप्त मौर्य ascended the throne at the age of 25, right? Then he defeated Seleucus Nictor of Greece and they came into an alliance. According to the alliance, he was given 500 elephants and Seleucus Nictor married his daughter to Chandragupta Maurya. Megasthenes, very important name, was appointed in the court of Chandragupta Maurya as ambassador. And after that we see the expansion of Chandragupta's dynasty from Afghanistan to Bengal. Just remember, it was a very big empire, pan-India. Okay? So, now we move on to our next topic.
So this was Chandragupta Maurya, and tomorrow in our next video, now we will see the expansion of Mauryan dynasty, and we'll start with Bindusar. So hopefully again open your book, try to revise what I have said, and if you have any difficulty then message me. Thank you.